आज हम शुरू करेंगे मिडिवल इंडिया के बारे में। तो मिडिवल इंडिया शुरू करने से पहले हम उस अर्ली पीरियड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब मिडिवल की बात आती है तो मिडिवल में हम सुनते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल्स। बट जब एंशियंट खत्म होता है, एंशियंट को हम पढ़ते हैं गुप्तास तक, और फिर हर्षवर्धन का नाम लेते हैं और छोटी छोटी डायनेस्टीज हम सुनते हैं, वो 700 के बाद। और जब दिल्ली सल्तनत आती है वो 1200 में आ रही है। तो 500 साल का जो पीरियड है इसको अर्ली मिडिवल कहा गया है, और इसको डार्क एज भी कहा गया है। डार्क एज का मतलब वो इसलिए क्योंकि इस पीरियड के लिए हमारे पास सोर्सेज कम है, इसके ऊपर रिसर्च कम की गई है, जो टाइम स्पैन है वो 500 सालों का है, और जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है वो बहुत थोड़ा है एज कंपेयर टू कि जो हमारे पास नेक्स्ट है। जैसे दिल्ली सल्तनत 1200 से लेके 1526 तक, 1206 1526, 300 साल और आगे फिर मुगल्स। तो अगर औरंगजेब की डेथ तक की हम बात करें 1707, 1200 से लेके 1700, ये जो 500 साल है इनके लिए हमारे पास इतना मटेरियल है, इतना लिटरेचर है एज कंपेयर टू जो अर्ली मिडिवल जिसको हम कह रहे हैं कि 700 से 1200। इसलिए उसके ऊपर रिसर्च हमारी कम है, हमारे पास नॉलेज कम है, हमारे पास सोर्सेज कम है, तो उसका जो नाम दिया गया है वो डार्क एज इसलिए दिया गया है। और डार्क एज में जो हमें क्या क्या यहाँ पे देखने को मिला, एक थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू आपको जरूर देना चाहूँगा। देखिए, जो डार्क एज का पीरियड है उसको हम लेते हैं कि 700 से 1200, इसको डार्क एज कह लीजिए या अर्ली मिडिवल कह लीजिए, क्योंकि मिडिवल में हमें डायनेस्टी यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रही है जो बड़ी पावरफुल हो। और उसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज रही हैं अगेन, क्योंकि गुप्ताज डिक्लाइन हुए। पहले हमने देखा कि मौर्यस डिक्लाइन हुए, तो छोटी छोटी किंगडम्स थी वहाँ पे। हमने देखा शुंगाज आए, कण्वाज आए, ग्रीक्स आए, शाकाज, कोशानाज, और इसी तरह साउथ में कि वहाँ पे सातवानाज आए, फिर इक्ष्वाकुज, वाकाटकाज और फर्दर साउथ में जो लास्ट पॉइंट्स हैं हमारे, जो तमिलनाडु के एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज, केरला के एरियाज हैं, वहां पे संगम एज आई। उसके बाद हमने देखा कि एक पावर दोबारा से राइज हुई उनमें से, और वो बने गुप्तास। गुप्तास ने नॉर्थ इंडिया कैप्चर किया, साउथ में वो गए पर उस एरिया को कैप्चर नहीं किया उन्होंने। जब गुप्तास डिक्लाइन हुए तो हमने देखा वहां पुष्यभूतिज आए, और जो लोग आए हैं वहां पे कि जब तक दोबारा एक पावरफुल डायनेस्टी, एक पावरफुल एम्पायर नहीं आ जाती, उस दौरान क्या हो रहा है, क्योंकि दिल्ली जब आई है वो छोटी है बट बाद में पावरफुल बन गए हैं। और पर दिल्ली के आने तक जो क्या हुआ, हम थोड़ी सी उसको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा जिससे पहले कि हम ये शुरू करें। इस टाइम हम इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं कि इस टाइम को हम राजपूत एज भी कहते हैं। राजपूत एज इसलिए क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी जो राजपूत डायनेस्टीज हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, वो हमें मिलती हैं। उन्होंने इस एरिया को रूल किया। उसके अलावा जो दूसरा हम देखेंगे इसी पीरियड में क्या हुआ, जो फॉरेनर्स थे उनके से दोबारा अटैक शुरू हुए। दो लोगों ने अटैक किया जिनको हम कहते हैं कि मुस्लिम से अटैक हुए, मुस्लिम इन्वेजन। फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अरब्स ने किया था, अरब में मोहम्मद बिन कासिम का आप नाम सुनेंगे। उसके बाद जो गजनी के एरियाज यानी कि अफगानिस्तान, गजनी और गौरी, दो जगह से अटैकर्स आए हैं। तो पहले आया महमूद गजनी, उसके बारे में बात करेंगे फिर, और फिर मोहम्मद गौरी। ये वो लोग हैं जिसने 17 अटैक इंडिया पे किए, और इसका मकसद सिर्फ लूट और प्लंडर करना था। और गौरी ये एम्पायर बिल्डिंग के लिए इंडिया में आया था, और उसने एक्सपेंशन किया, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई है। उसके अलावा अगर साउथ इंडिया की बात करें, ये तो सब हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, जो मेजॉरिटी चीजें हैं। जो नॉर्थ इंडिया है
सॉरी साउथ इंडिया जो था, वहां पे हम देखेंगे राष्ट्रकूट्स थे वहां पे, चालुक्यास के बाद वहां पे राष्ट्रकूटास आते हैं, और इसी तरह चोलास जो साउथ में है, ये वो पावर है उस टाइम जो साउथ इंडिया में सबसे पावरफुल रही है, और यहां तक कि उन्होंने अपना फॉरेन में भी अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखा। जो राजपूत एज है उसमें हम देखेंगे कि छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज है, उसमें से जो हम 2-3 के नाम सुनेंगे, एक राजपूत थी, उसके अलावा जो साउथ का है तो यहाँ पे एक नॉर्थ में 2 थी, एक गुर्जर प्रतिहारास और एक इधर पालास बंगाल में मिलेगी आपको, और तीसरी जो हमने नाम लिया राष्ट्रकूटास, ये डेक्कन में। इन तीनों के बीच में इस पीरियड में एक स्ट्रगल देखा गया है जिसको हम कहते हैं ट्राइपेटाइट स्ट्रगल, त्रिकोणीय एक संघर्ष था जो करीब 100 सालों तक चला है राजपूत पीरियड में, और वो संघर्ष का कारण था कन्नौज को हासिल करना। क्योंकि पहले हमने देखा कि एक थोड़ा सा ओवरव्यू फिर में तो आपको, जब हमने शुरुआत की हिस्ट्री की उसमें हमने क्या देखा कि महाजन पर जो गंगा का एरिया है उसके, और ये यमुना यहाँ पर इस एरिया में महाजनपद हमें नजर आए, कुछ बाहर थे, 2-3 को छोड़कर जो मेजॉरिटी थे वो गैंजेटिक एरियाज में थे, जिनमें से एक पावरफुल हुआ था जो यहाँ मगध पे था। और ये जो मगध है ये सीट ऑफ पावर रहा कब तक, जब मगध में हर्यंक आई, फिर शिशुनाग डायनेस्टी आई, फिर नंदास, फिर मौर्यास, मौर्यास के बाद दोबारा खत्म होने के बाद शुंगास, कण्वास, अभी तक जो मगध था ये पावरफुल सीट था। और उसके बाद दोबारा यहाँ पे गुप्तास आए, तो अगेन ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे और सेकंड टाइम गुप्तास के टाइम पे। तो जब तक गुप्तास रहे हैं मगध रिमेन द सीट ऑफ पावर। वो अलग बात है कि छोटी छोटी सीट ऑफ पावर इधर उधर इमर्ज हुई है, बट मगध मेन रहा है। जो अर्ली मिडिवल एज है जिसमें मैंने आपको बताया कि इधर राजपूत डायनेस्टीज थी, उनमें से एक सबसे पावरफुल जो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारास थे, वो दूसरे पालास थे बंगाल में, और इनमें जो स्ट्रगल हुआ राष्ट्रकूटा के साथ तीनों का, तो इनका स्ट्रगल था किसके लिए कि जो हर्षवर्धन था उसने कंट्रोल किया था गुप्तास के बाद का पीरियड, और उसकी कैपिटल यहाँ कन्नौज हुआ करती। जो कन्नौज का एरिया है यूपी में, अब सभी इसको हासिल करना चाहते थे, चाहे वो यहाँ पे पालास थे बंगाल के, चाहे वो गुर्जर प्रतिहारास थे, और चाहे राष्ट्रकूटास थे, ये अब सभी इसको हासिल करने के लिए लगे हुए थे, क्योंकि ये सीट ऑफ पावर है। उनका मानना है कि जो इसको कैप्चर करेगा वो सारे एरिया उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। और यही सीट बाद में चेंज होकर कहाँ आएगी, जो हम देखते हैं वो आएगी यहाँ दिल्ली में, जो कि तब से लेके आज तक दिल्ली सीट ऑफ पावर रही है। सिर्फ थोड़े से पीरियड को छोड़ के जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, उन्होंने कैलकाटा को अपना बेस बनाया, उसको सीट ऑफ पावर बनाया, बट बाद में वो भी शिफ्ट करके कहाँ ले आए, दिल्ली ले आए थे। तो चलिए अब हम राजपूत एज से शुरू करते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अर्ली मिडिवल एज इसको हम राजपूत एज कहते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हर्षवर्धन की डेथ हुई तब ये एज हम देखते हैं कि 606 से 647 647 एडी तक हर्षवर्धन ने रूल किया। उसकी डेथ के बाद पॉलिटिकल वैक्यूम है वहां पे, और वहां पे जो पावर है सारी जो छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं उनमें बढ़ चुकी है। उसके अलावा हमने गुप्ताज में एक चीज देखी थी कि वहां पे फ्यूडलिज्म राइज हुआ था। वो किस वजह से, जो लैंड ग्रांट्स सातवानास देने शुरू की थी, सातवानास ने लैंड ग्रांट्स देना शुरू की, उन्होंने प्रमोट किया, और गुप्ताज के टाइम पे वो बहुत बड़े लेवल पर दी जाने लगी। और यहां तक एक नई चीज शुरू हुई थी जिसको कहते हैं फ्यूडलिज्म। एक राजा हुआ करता है, उसके कुछ फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, फ्यूडेटरीज और ये फ्यूडलिज्म, इसने सारी एम्पायर को वीक कर दिया, जिससे गुप्ता खत्म हुए थे। और वो फ्यूडलिज्म अभी भी चल रहा था, यानी कि सोसाइटी और कोई किंगडम अभी सब कुछ वीक है। अब राजपूत जब आए हैं तो उनके राजपूत के ओरिजिन के बारे में अलग अलग व्यूज जो हमें यहां दिख रहे हैं। जैसे कि कुछ कहते हैं कि राजपूत जो थे दे वर डिसेंडेंट ऑफ शाकास, ये आपको नजर आ रहा है, शाकास के डिसेंडेंट थे। और जो दूसरा व्यू है वो कहते हैं कि जो यूची ट्राइब थी
फॉरनर्स की, जो हमने बोला कि शाकाज आए हैं, कुशानाज आए हैं, तो यूची ट्राइब थी कुशानाज की, उससे जुड़े हुए हैं, कहते उसके डिसेंडेंट थे। और कुछ कहते हैं जो क्षत्रियास थे, लूनर और सोलर डायनेस्टी, उनके वंशज हैं ये। और पृथ्वीराज रासो जो है, जो चंद्र बरदोई ने कंपोज किए हैं, उनके मुताबिक, यानी ये राजपूत एज की बात है, जो राजपूत के अपने कोड पोएट थे, उन्होंने चीज लिखी है, वो कहते अग्नि कुल से, हम एक अग्नि कुंड से निकले थे वो। उनके मुताबिक एक ऋषि ने माउंट आबू पर यज्ञ किया, उस यज्ञ में से जो 4 निकले वो उनको अग्निकुल के राजपूत कहते हैं, जो उस कुंड में से निकले थे। और उस टाइम जो डायनेस्टी थी, जो मेन थी, जिनको वो अग्निकुल के कहते हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से अग्निवंशी अग्निकुल के गिने जाते हैं। उसमें प्रत्याराज का नाम आपको पता होना चाहिए, चौहान्स का नाम पता होना चाहिए, परमार्स का, और जो साउथ में सोलंकी जो गुजरात में हुआ करते थे। और एरियाज आप देख लीजिए, प्रत्याराज थे, प्रत्याराज आपको नजर आ रहा है, साउथ राजस्थान में आपको नजर आ रहे हैं। जो चौहान्स हैं ये ईस्टर्न राजस्थान वाले एरियाज में, सोलंकीज गुजरात में, जो काठियावाड़ जिसको हम बोलते हैं, और जो पवार्स हैं या परमार कह लीजिए, तो वो जो मालवा वाला एरिया, जिनकी कैपिटल धार हुआ करती थी, इंदौर वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको जो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो कौन कौन सी डायनेस्टी थी और वो कहाँ कहाँ रूल किया करते, और वो सामने आपको नजर आ रहा होगा कि चौहान्स थे 7वीं सेंचुरी में, दिल्ली उनकी कैपिटल थी, वासुदेव फाउंडर था, प्रतिहाराज उनका नागाभट्ट था, परमार्स और ये श्रीहर्ष, और चालुक्याज मूलराज, राष्ट्रकूट, दंतेदुर्ग। तो ये इन पे एक ओवरव्यू ले लीजिए, उससे ज्यादा इनको याद करने की जरूरत नहीं है। इस तरह यहाँ आपको नजर आ तोमर्स ऑफ दिल्ली, यहाँ पे एक जो नजर आ रहा है दिल्ली का, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। जो दिल्ली है इसको पहले दिल्ली का कहा जाता था, और किसने बसाई थी? ये तोमर्स ने बसाई थी। तो तोमर्स वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली, जो सिटी दिल्ली है। और कब बसाई थी? 736 एडी में इसको बसाया गया तोमर्स द्वारा। जो आज की हमारी दिल्ली है, तो 736 ईस्वी में तोमर्स ने इसको बसाया था। तो ये आपको ये याद होना जरूरी है, एग्जाम में ये जी का क्वेश्चन अच्छा बनता है और आ जाता है। उसके बाद मैंने आपसे बात की कि इस पीरियड में, जो ये पीरियड है किस चीज के लिए फेमस है? उस त्रिकोणीय संघर्ष के लिए, ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के लिए, जो करीब 100 साल चला और इसमें हाथ पल्ले किसी को कुछ नहीं लगा है। जीत जरूर गए हैं, बट जो उनकी कंडीशंस थी सोसाइटी की वो ऐसी थी, वो यूजलेस हम उसको कहेंगे, क्योंकि जो सोसाइटी है वो ऐसी हो चुकी है, राजा ऐसे वीक हो चुके हैं कि जो फॉरेनर्स अटैक करते हैं उसको नहीं वो संभाल पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन उसका नहीं था। चलिए स्ट्रगल की बात करते हुए, जो मैंने आपको बताया 3 डायनेस्टीज के बीच में स्ट्रगल था, गुर्जर, प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूट। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, कन्नौज के लिए वो लड़ा करते थे। सबसे पहले पालास की बात करेंगे, बंगाल में हुआ करते थे। जो उसका फाउंडर देख लीजिए, गोपाल हुआ करता था। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ लोग जो राजा बने वो ऐसे हैं जिनको, जो खुद नहीं बने, जिनको लोगों ने राजा बनाया, उसमें से एक नाम गोपाल का भी आता है। उसके अलावा जो और नाम है उसके बारे में आपको थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा। सबसे पहले जो हमने नाम सुना था हिस्ट्री में वो था शिशुनाग का, जिसको लोगों ने राजा बनाया था। और शिशुनाग अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हमने मगध के बारे में डिस्कस किया था कि सबसे पहले डायनेस्टी मगध में हरेंका, उसके बाद शिशुनाग। तो जो शिशुनाग राजा था वो खुद नहीं बना, उसको लोगों ने बनाया, मीन्स फर्स्ट इलेक्टेड किंग। उसके अलावा आपने नाम सुना होगा हर्षवर्धन का, तो हर्षा के बारे में यही किंग। और अब नाम सुन रहे हैं गोपाल का। तो ये 3 लोग जो आप नाम सुन रहे हो, ये वो लोग हैं, ये वो राजा हैं जो इलेक्टेड थे। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं गोपाल। उसके बाद जो दूसरा किंग है इंपॉर्टेंट, वो धर्मपाल है, जो उसका बेटा है। धर्मपाल ने जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, किसने बनाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी? गुप्तास ने बनाई थी, याद कीजिए, स्कंदगुप्त के टाइम मैंने बात की थी, उसने बनाई थी। उसने उसको रिवाइव किया, उसके रिपेयरिंग करा, उसने खुद भी एक यूनिवर्सिटी बनाई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और इस टाइम जब इनका स्ट्रगल चल रहा था, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ही वॉज डिफीटेड बाय 2 लोगों ने इसको हराया, ध्रुव और नागभट्ट। ध्रुव कौन है? जो राष्ट्रकूट रूलर है। और नागभट्ट कौन है? ये प्रतिहाराज, जो गुर्जर प्रतिहाराज थे, वो किंग था।
मैंने आपको बताया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की इसने नींव रखी। उसके अलावा इसने कैप्चर किया कन्नौज को, इसने कैप्चर किया कन्नौज को, और अपना एक जो था प्रोटीज कह लीजिए चक्र युद्ध, इस पे ध्यान दीजिए, चक्र युद्ध को इसने गद्दे उठाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार करके किसको वहां का राजा बनाए, चक्र युद्ध। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे हम सक्सेसर का नाम सुनते हैं, वह देवपाल, जो अपनी कैपिटल उठा के मुंगेर ले गया था। उसके अलावा रामपाल का नाम आता है, और इनके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी यहाँ पे आई कि जिसने इनको रिप्लेस किया, पालास के खत्म होने के बाद हम नाम सुनते हैं सेनास का। तो बंगाल के एरिया में पहले मगध हुआ करता, मगध से शिफ्ट होके वो जो वहां पे पावर है कि वहां पे मगध में भी कोई डायनेस्टी नजर नहीं आ रही, यहाँ पे अब कहाँ नजर आ रहे हैं हमें, बंगाल में। बंगाल में पहले आ रहे हैं पालास और अब आएंगे सेनास। सेनास में एक राजा का नाम बड़ा फेमस है, लक्ष्मण सेन, और उसके कोर्ट में जयदेव हुआ करता, जिसने गीत गोविंद नाम की जो बुक लिखी है। क्योंकि ये सब ये कि एग्जाम में आने वाला है, इसलिए मैं आपके साथ ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये वही लक्ष्मण सेन है जिसके टाइम में जब टर्क्स ने अटैक किया था, और उसका नाम था बख्तियारुद्दीन इख्तियार खलजी, यानी कि बख्तियार खलजी कह लीजिए आपके लिए शॉर्ट में, वो इजी रहेगा। बख्तियार खलजी ने जब अटैक किया तो वहां लक्ष्मण सेन रूल किया करता था, और उसने उसको हरा के, क्योंकि लक्ष्मण सेन तो भाग गया, और बख्तियार खलजी ने बंगाल को कैप्चर करके एक नई अपनी सल्तनत की वहां पे स्थापना की थी। दूसरे जो यहाँ पे डायनेस्टी हम देखते हैं, जो दूसरी किंगडम थी वो राष्ट्रकूटा की थी, जो हम देखते हैं कि ये डेक्कन के एरिया में हुआ करती थी। जो राष्ट्रकूट थे ये फ्यूडेटरीज हुआ करते थे चालुक्यास के, और उनको हटाकर उस एरिया में जो कंट्रोल किया वो राष्ट्रकूटाज ने किया। और जो फाउंडर था इस डायनेस्टी का वो था दंती दुर्ग, नाम याद रख लीजिए इनका, और उसकी कैपिटल थी मालखेड़ या मान्यखेत। उसके अलावा दो हमें नाम और आते हैं, दो तीन नाम देखेंगे, अमोघ वर्ष का और गोविंद 3। इसके अलावा एक कृष्ण 1, और कृष्ण ये भी एक राजा हुआ करता। कृष्ण वो है जिसने जो अजंता एलोरा में शिव का एक मंदिर है, तो वो कृष्ण ने बनवाया था, जो ये आपको नजर आओगे सबसे लास्ट वाली लाइन में देख लीजिए। और अमोघ वर्ष के बारे में हम कह सकते हैं, अमोघ वर्ष खुद एक पोएट था, उसने एक बुक लिखी थी कविराज मार्ग, जो कि कन्नड़ की फर्स्ट बुक है, कि अगर पुरानी बात करें कन्नड़ की बुक तो वो कविराज मार्ग है। जो तीसरे थे वो गुर्जर प्रतिहाराज, ये मैं बात कर रहा हूँ राजपूत की, जो राजस्थान वाले एरिया में हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहाराज का अगर मैं बात करूं फाउंडर की, नाग भट्ट 1 उसका फाउंडर था। उसके अलावा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट किंग्स के नाम पता नहीं, लाइक मिहिर भोज पता हो, और राज्यपाल। मिहिर भोज एक काफी फेमस किंग रहा है इसका। और उसके अलावा जो राज्यपाल है उसका नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो लास्ट किंग है इसका, जिसको जो गजनी आया था, महमूद गजनी, उसने हराया था। तो इस सेशन में इतना काफी है। थैंक यू।